पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह रैली को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर जाएंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ठाकुर नगर इस बार बंगाल की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। ठाकुर नगर मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। ये कस्बा बांग्लादेश की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले 9 फरवरी को जेपी नड्डा ने बीरभूम में परिवर्तन यात्रा निकाली और ममता पर जमकर प्रहार किया। जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ 6 फरवरी को नादिया के नवद्वीप से किया था। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से असम के दौरे पर हैं। बीजेपी की असम में एक बार फिर से कमल खिलाने की पूरी तैयारी है। यही वजह है कि अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह बुधवार देर रात गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे हैं और आज वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह का असम दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं शाह के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अमित शाह आज अनंत महाराज के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जो करीब आधे घंटे तक चलेगी। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था और आज एक बार फिर अमित शाह असम के दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी सांसद अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 10 बजे समर्पण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी यहां सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और उनके बलिदान पर बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में नेताओं को संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने साल 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। 11 फरवरी 1968 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानून पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों से बातचीत के लिए वे आज भी तैयार हैं। अगर कानून में बदलाव भी करने पड़ेंगे तो वो करेंगे। क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। पीएम मोदी ने कहा कि किसान गलत धारणाओं के शिकार हुए। कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी पर खरीद जारी है। दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे किसान भाइयों की भावनाओं का आदर करते हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी की एक कहावत के जरिए विपक्ष को खेल बिगाड़ने वाला बताया। कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। किसान आंदोलन पर जिस तरह से कांग्रेस सियासत कर रही है, उस पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी तक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस केवल कानून के काले और सफेद होने पर चर्चा करती है, लेकिन कानून के मुद्दों पर बात करने से बचती है। पीएम के भाषण के दौरान कांग्रेस ने पहले हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर लिया। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के नाम पर आंदोलन करने वालों पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में फर्क करना जरूरी है। देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आंदोलनजीवी आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे। पीएम मोदी ने किसानों के आंदोलन को पवित्र बताया। जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं?
पीएम मोदी ने आंदोलन के नाम पर की जा रही अराजकता को भी आड़े हाथों लिया। कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर भी पीएम ने बात की और किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बताया। कृषि कानून के खिलाफ खालिस्तानी साजिश फिर सामने आई है। पाकिस्तान से इसके जो तार जुड़ रहे थे, इसकी सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई है। खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला पाकिस्तान में किसान कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकालेगा। लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद का सहयोगी गोपाल सिंह चावला ने ऐलान किया है कि भारत सरकार के किसान कानून के खिलाफ पाकिस्तान में भारतीय सीमा तक ट्रैक्टर रैली निकालेगा। चावला भारतीय किसानों के असंतोष को भड़काने के लिए ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहा है। रैली से पहले चावला ने अपना एक 2 मिनट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में गोपाल सिंह चावला ने पाकिस्तानी लोगों से ट्रैक्टर रैली के समर्थन में सहयोग मांगा है। उसने कहा कि यह ट्रैक्टर रैली ननकाना साहिब से शुरू होकर भारतीय सीमा के पास बॉर्डर तक जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब चावला ने भारत के लोगों को भड़काने का प्रयास किया है, बल्कि इससे पहले भी चावला अक्सर ऐसा करता रहा है। राम भक्तों ने सालों तक राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी और अब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना शुरू हो गया है, तो वो लोग जो पहले से राम मंदिर के फैसले में रुकावट थे, अब वैसे ही लोग राम मंदिर पर समर्पण करने वालों को रोक रहे हैं, गोली मार रहे हैं। राजस्थान के कोटा में कुछ लोगों ने आरएसएस के जिला संघ संचालक दीपक शाह को गोली मार दी। आरएसएस जिला संघ संचालक दीपक शाह राम मंदिर का समर्पण निधि अभियान चला रहे थे। दीपक शाह को राम मंदिर के लिए समर्पण निधि अभियान रोकने की धमकी दी गई थी, लेकिन दीपक शाह ने राम मंदिर के लिए समर्पण निधि अभियान जारी रखा, जिसके बाद दीपक शाह पर जानलेवा हमला किया गया और उन्हें गोली मार दी गई। बस वो यही कह रहे हैं कि निधि संग्रहण मत करो, ये राम उत्सव का काम मत करो, धमकी दे रहे थे मेरे को। हालांकि घटना के बाद दीपक शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने गोली मारने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी खोई साख को वापस पाने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। अधीर रंजन चौधरी का आरोप था कि पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान विश्व भारती विश्वविद्यालय में गृह मंत्री शाह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सबूतों के साथ अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को गलत साबित कर दिया। जहाँ पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। रिपब्लिक भारत के पास से विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति की चिट्ठी है। रिपब्लिक बांग्ला के संवाददाता शिवाशीष मौलिक ने इस बात का खुलासा किया है, जिससे साफ हो जाता है कि अमित शाह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठे ही नहीं, बल्कि जहां गृह मंत्री शाह बैठे थे वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और पूर्व पीएम राजीव गांधी भी पहले बैठ चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आएंगी। मौनी अमावस्या के दौरे पर प्रियंका गांधी प्रयागराज के संगम में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी भी लगाएंगी। प्रियंका 11 बजे तक बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगी। उसके बाद सीधे अपने पैतृक आवास आनंद भवन जाएंगी, जहां पर कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से वो मुलाकात कर सकती हैं। इसके बाद प्रियंका स्वराज भवन भी जा सकती हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने सियासत करना शुरू कर दिया है और हिंदू वोट बैंकों को साधने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस के सियासी चेहरे से सभी वाकिफ हैं कि कांग्रेस किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तराखंड त्रासदी पर चिंता जताते हुए राज्यसभा में आज के लिए शून्यकाल नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने का मुद्दा उठाया गया है। गौरतलब है कि रविवार को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही आ गई थी, जिसके बाद से अब भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में इस हादसे के कारण अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 लोगों का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी राहत काम में बाधा सामने आ रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शून्यकाल नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड में तबाही के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए एजेंसियां अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई है। तपोवन में 35 से ज्यादा लापता लोगों को खोजना अब भी चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है।
एनटीपीसी के तपोवन प्रोजेक्ट का ये जो टनल है, इसमें इस वक्त मलबा हटाने का काम चल रहा है और जल्दी से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। दरअसल अंदर जो मशीनें लगाई जा रही हैं, ये देखिए आप टनल जो देख रहे हैं, इसके अंदर एक बार में एक मशीन घुस सकती है, तो इस काम के लिए 2 मशीनें लगाई गई हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ ने टनल का जीरो सर्किल स्कैनिंग किया है। वहीं टनल में मलबा भरने से आगे जाने में बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तबाही की बाढ़ के बाद जिन 13 गांवों से संपर्क टूट चुका था, अब प्रशासन वहां भी राहत सामग्री पहुंचा रहा है। वहीं दूर के इलाकों से बीमारों को निकाला जा रहा है। इस क्रम में अब तक 126 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये कोई आतंकी नहीं जो कि आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हो, बल्कि ये पाकिस्तान की सेना है जिसका काम है गोलियों के सहारे उनकी आवाज बंद कर दो जो विरोध के लिए उठती है। लेकिन बेबस लोगों, औरतों, बच्चों पर अपनी बहादुरी दिखाती है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की ये ताजा तस्वीरें हैं जिसमें पाक सैनिक निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें बलूचिस्तान के पास कोहिस्तान इलाके की है। कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है, लेकिन बलूचिस्तान की तरह ये इलाका भी पाकिस्तानी जुल्म का दशकों से शिकार है। यहाँ भी पाकिस्तानी सेना और सरकार का विरोध होता रहा है और इन्हें भी आजादी चाहिए, लेकिन इनकी आवाज बंद करने के लिए पाकिस्तान सरकार क्रूरता की सारी हदें पार कर रही है। कुछ बलूच लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में है। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए यूपी पुलिस चारों तरफ से चौकन्ना है। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बागपत की है, जहां बागपत नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने बागपत नेशनल हाईवे पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस को देखते ही बदमाश घटनास्थल से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस को भी बदमाशों पर फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान बदमाश गन्ने के खेत में छिप गए और पुलिस ने बदमाशों को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच तकरीबन 2.5 घंटे फायरिंग हुई। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से लूटी हुई कार, एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। मौनी अमावस्या का पावन पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। धर्म की नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज में ग्रहों और नक्षत्रों के खास संयोग के चलते इस बार की मौनी अमावस्या का महत्व काफी बढ़ गया है। प्रयागराज में पिछले 1 हफ्ते से मौसम काफी बेहतर होने और पूरे दिन खिली धूप निकलने की वजह से श्रद्धालु काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का स्नान पर्व प्रयागराज के माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा पर्व होता है। पूरे मेले में सबसे ज्यादा भीड़ आज के ही दिन यानी मौनी अमावस्या पर होती है। लोग तीनों नदियों के संगम में डुबकी लगाकर आस्था और धर्म के त्योहार को आज बड़ी श्रद्धा से मना रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। सभी को साथ लेकर चलने वाले भारत देश ने एक बार फिर दरिया दिली की मिसाल पेश की है। भारत कनाडा को भी कोविड वैक्सीन देने के लिए तैयार है। हालांकि सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो ने ही किसान आंदोलन को लेकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी की थी। बावजूद इसके कनाडा को जब वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो हर देशों के साथ भाईचारा और शांति निभाने वाला भारत बिना देरी किए कनाडा को वैक्सीन देने के लिए तैयार हो गया। इसके पहले भारत कोविड-19 टीकों की खेप भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को मदद के रूप में भेज चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने ऐसे ही एक देश डोमिनिका, जिसकी आबादी महज 72,000 है, उसे भी वैक्सीन मुहैया कराई, जिसे लेकर वहां के प्रधानमंत्री ने भारत का आभार जताया और एक बार फिर अब भारत मित्रता का धर्म अपनाते हुए कनाडा को भी वैक्सीन देने जा रहा है।